Good morning, everyone. Today we are going to continue with what we started in last lecture, that is class 9th, chapter 1 of history, the French Revolution. This is part 2 of this chapter. इससे पहले हमने ये डिस्कस कर लिया था कि 1789 की रेवोल्यूशन कैसे हुई थी, उसके क्या रीजंस थे, और हम इस कंक्लूजन तक पहुंच गए थे कि लुइस 16 जो उस टाइम पे किंग होते थे, उन्होंने एक अग्रीमेंट कर लिया था, रिकॉग्नाइज कर लिया था वहाँ की नेशनल असेंबली को, जो कि थर्ड स्टेट के थ्रू इस्टेब्लिश करी गई थी। तो 1789 से लेके 1791 तक का जो टाइम था, जब उस टाइम पे वहाँ पे नेशनल असेंबली बनाई गई थी थर्ड स्टेट के लोगों के द्वारा, उन्होंने ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन को प्लान किया, इस्टेब्लिश किया, कंप्लीट किया बाय 1791 तक, और उसके थ्रू कुछ प्रोविजंस लाए, जिसका सबसे पहला और मेन फीचर था कि किंग की जो पावर थी उसको लिमिट करना। साथ ही साथ कुछ और फीचर्स भी उन्होंने उस कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू इस्टेब्लिश किए, जैसे कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को इस्टेब्लिश किया और उनकी पावर को सेपरेट रखा, और तीनों को पावर इतनी दे गई ताकि वो जो मोनार्क की पावर थी उसको रोक पाए, उसको मिसयूज ना होने दे। उसके बाद जो वहाँ के सिटीजन्स थे उनके लिए भी उस कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ डिक्लेरेशंस दी गई, कुछ राइट्स दिए गए। वो राइट्स से राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वालिटी बिफोर लॉ, जो भी एक पर्सन के नेचुरल राइट्स होते हैं, बाय बर्थ राइट होते हैं, वो उनको प्रोवाइड करवाए गए। साथ ही साथ ऐसे लॉज भी बनाए गए जिसके थ्रू जो स्टेट होगी, जो वहाँ की गवर्नमेंट होगी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि जो लोगों के नेचुरल राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए। बट उस नेशनल असेंबली में, या उस नेशनल असेंबली ने जो कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर किया, या जो वो नेशनल असेंबली बनी, उसके अंदर एक प्रॉब्लम थी। वो प्रॉब्लम ये थी कि जो नेशनल असेंबली में रिप्रेजेंटेटिव थे, या जिन लोगों ने वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, वो एक्टिव सिटीजन्स के द्वारा चुने गए थे। जैसे हम थर्ड स्टेट की बात करते थे, तो थर्ड स्टेट में भी एक हायर क्लास थी, जैसे कि लॉयर्स, बिजनेसमैन की, उसके नीचे पीजेंट्स वगैरह और लेबर्स वगैरह आते थे। बट जो एक्टिव सिटीजन का जो प्रोविज़न था वो ये था कि जो 25 ईयर्स से ऊपर के जो मैन होंगे, पहले उसमें से वुमेन को इंक्लूड नहीं किया गया, सिर्फ मैन को वोट देने का अधिकार था जो 25 ईयर्स से ऊपर होंगे। एंड सेकेंडली वो टैक्स देने के केपेबल होंगे, जो कि वहाँ के लेबर के 3 दिन की वेज के बराबर होगा एटलीस्ट। तो इससे ये देखा गया कि जो फ्रांस पहले ही एक टर्मोइल में चल रहा था, जहाँ पे लोगों के पास खाने पीने के पैसे नहीं थे, वहाँ पे उन लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिलती है जिनके पास पैसा होता है, या जो रिचर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी माने गए, जैसे लॉयर, बिजनेसमैन, वो लोग। और जो बाकी लोग थे, जैसे लेबर्स वगैरह या पीजेंट्स वगैरह, स्मॉल स्केल फार्मर्स वगैरह, एंड स्पेशली वुमेन, जिनको वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया, वो पैसिव सिटीजन्स बन के रह गए। बट डिस्पाइट कि वहाँ पे एक्टिव और पैसिव सिटीजन्स का रोल था या कुछ भी था, ये चीज़ भी देखी गई कि जैसे हम इंडिया के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशन बना तो हमने साथ में काफ़ी चीज़ें अडॉप्ट करी, जैसे कि हमने अपना नेशनल एंथम अडॉप्ट करा, नेशनल फ्लैग अडॉप्ट करा, नेशनल सिंबल्स अडॉप्ट करे, नेशनल एम्बलम अडॉप्ट करा। उसी तरह फ्रांस ने भी कुछ सिंबल्स और को अडॉप्ट करा, जैसे कि उनका ब्लू, रेड एंड वाइट कलर का नेशनल फ्लैग, ब्रोकन चेन जो कि फ्रीडम को शो करता था, स्पेक्टर जो रॉयल पावर को शो करता था, रेड कैप जो स्लेव की फ्रीडम को शो करता था,
और जो हम आज भी वुमेन कानून वाली वुमेन देखते हैं तराजुओं के साथ, वो भी उन्होंने अडॉप्ट किया उस टाइम पे, जो कि पर्सोनिफिकेशन ऑफ लॉ को शो करती थी। दैट मीन्स द कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम। डिस्पाइट कि वहाँ पे जो भी प्रॉब्लम थी नेशनल असेंबली में इलेक्टर्स की या एक्टिव सिटीजन्स वाली जो उन्होंने चूज़ करे थे, बट एक ये डिसेंट अमाउंट ऑफ राइट्स एंड इंडिविजुअल लिबर्टी को लोगों तक पहुँचाने का अच्छा प्रयास था। बट डेफिनेटली कहीं पे प्रॉब्लम थी, तो उस प्रॉब्लम से हटने के लिए कुछ ना कुछ इवेंट्स होते हैं या फिर कुछ ना कुछ सिचुएशन ऐसी बनती है कि उसको हटाने की कोशिश करी जाती है एंड वे अदर थिंग। तो जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार होता है और जो किंग की पावर होती है वो लूज़ हो जाती है, एक तरीके से लिमिटेड हो जाती है, तो ऐसी डेवलपमेंट देख के फ्रांस के नेबरिंग कंट्रीज़ में या नेबरिंग किंगडम्स में, स्पेशली पर्शिया और ऑस्ट्रिया, ये दो बहुत इम्पॉर्टेंट किंगडम थे उस टाइम पे वहाँ के नेबरिंग फ्रांस के। तो वहाँ पे ये देखा गया कि किंग्स को इस बात का डर था कि जो रेवोल्यूशन फ्रांस में हुआ है कहीं वो दोबारा या वैसे ही कोई रेवोल्यूशन उनके किंगडम में भी ना हो जाए। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वहाँ के किंग ऑफ पर्शिया और लुइस 16 जो उस टाइम पे भी मोनार्क थे फ्रांस के, एक सीक्रेट नेगोशिएशन में जाते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि वो ट्रूप्स को भेजेंगे फ्रांस में अटैक करने के लिए, जो वहाँ की कॉन्स्टिट्यूशन है उसको चेंज करने के लिए या वहाँ पे कब्ज़ा करने के लिए। बट जैसे ही ये चीज़ सामने आती है या ऐसा कुछ होने वाला होता है, उससे पहले ही वहाँ की नेशनल असेंबली पर्शिया और ऑस्ट्रिया पे वॉर डिक्लेयर कर देती है इन 1792। तो जैसे ही ये वॉर डिक्लेयर होती है, ऑब्वियसली पहले ही फ्रांस के अंदर फूड प्राइसेस आए थे, प्रॉब्लम्स पे थे लोग। अप्रैल 1792 में ये वॉर डिक्लेयर होती है। इस वॉर डिक्लेयर होने के बाद लोगों के अंदर एक फीलिंग ये ज़रूर आती है कि दे आर एक्टिंग अगेंस्ट द एट्रोसिटीज़ ऑफ द किंग ऑल ओवर द यूरोप, कि वो जो वहाँ के राजा थे वहाँ के अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ तो ज़रूर उठा रहे थे, बट उस वॉर की प्रॉब्लम्स भी थी कि वहाँ पे फूड प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हो गए थे, लोगों को सिर्फ आर्मी के अलावा और कहीं काम ही नहीं मिल पाता था, इनकम लेवल्स बहुत ही लो थी। और ये सब चीज़ें देखते हुए जब लोगों के पास काम नहीं है, लोगों के पास सिर्फ खाने का ज़रिया कहीं से मांग के या फिर एक हाई फूड प्राइसेस पे करके होता है, तो लोगों के अंदर ऑटोमेटिकली एक आउटरीच उठने लग जाता है, जो कि एक दोबारा डिस्कशन या रिवोल्ट का कारण बनना शुरू हो जाता है। Large section of the population were convinced that the revolution had to be carried out further. The Constitution of 1791 gave the political rights only to the richer section of the society. जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि वहाँ पे बहुत लोगों के मन में ये था कि जो रेवोल्यूशन एक बार स्टार्ट हुई है वो आगे बढ़ाई जाए, और जो सिर्फ रिच सेक्शन को रिप्रेजेंटेशन मिली है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिली है कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, उस चीज़ को बदला जाए। तो जब ऐसी चीज़ों की डिमांड होती है, तो जैसे हमने भी देखा है कि हम भी 5-6 लोगों का ग्रुप, 7 लोगों का ग्रुप मिलके पॉलिटिकल डिस्कशन करने लग जाता है। तो ऐसे ही फ्रांस में होने लग गया था कि हर छोटे छोटे ग्रुप्स बन के ऐसी चीज़ों पर डिस्कशन होने लग गया था। वो आगे सोचते थे कि कैसे प्लान करना है, कैसे एक्शन आगे करना चाहिए था, रेवोल्यूशन को कैसे आगे बढ़ाना चाहिए था। और यही ग्रुप्स आगे जाके क्लब की शेप लेते हैं, डिफरेंट क्लब्स बनते हैं, जिसमें से एक बहुत मेजर क्लब बनता है जैकोबियन क्लब। तो जैकोबियन क्लब स्पेशल इसलिए था, सबसे पहली चीज़ तो उन्होंने ये सोचा था कि सिर्फ किंग के पास पावर नहीं रहनी चाहिए थी, लोगों के पास पावर रहनी चाहिए,
और जो सारे लोग हैं जैसे पीजेंट्स हो गए, स्मॉल वर्कर्स हो गए, इन सब का भी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। इसीलिए जैकोबियन क्लब ने रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करनी शुरू करी। रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज इलेक्टेड हेड ऑफ द कंट्री। जो जैसे कि हम इंडिया को रिपब्लिक कहते हैं, तो इंडिया का इलेक्टेड हेड हमारे प्रेसिडेंट है। सिमिलरली अगर हम यूएसए की बात करते हैं तो वहाँ के भी इलेक्टेड हेड प्रेसिडेंट है। वेयर एज कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में अगर हम एग्जांपल देखते हैं तो आज की डेट में यूके है। और ये जो रिपब्लिक का आइडिया था ये बहुत वाइड, वर्ल्ड वाइड एक स्कोप लेता है, वर्ल्ड में बहुत जगह पॉपुलर होता है। इवन कि इन इंडिया टीपू सुल्तान जो कि खुद भी एक किंग होते थे, वो भी रिपब्लिक के आइडिया को मानते थे। जैकोबियन क्लब के वो खुद भी एक मेंबर बने थे एट दैट टाइम। एंड सबसे मेन चीज़ इस क्लब की ये थी कि ये स्मॉल शॉपकीपर, आर्टिशन, वी सर्वेंट्स या डेली वेज वर्कर की प्रॉस्पेरिटी या उनके सेक्शंस को लेके बनाया गया था, उनकी बात को रिप्रेजेंट करता था। हेंस ये देखा गया जो पहले थर्ड स्टेट सिर्फ लोगों को, थर्ड स्टेट के लोग मास पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते थे, बट कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद सिर्फ वो एक रिचर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को रिप्रेजेंट करते थे। ऐसा नहीं रहा। जो जैकोबियन क्लब था वो उस मास पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करने लगे जो कि एक्चुअल में एडवर्सली इफेक्टेड थी किंग के रूल से, एंड आफ्टरवर्ड्स जो असेंबली रूल था उससे। तो जो जैकोबियन क्लब था आफ्टर द वॉर जो अप्रैल में डिक्लेयर हुई पर्शिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ, उन्होंने ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए, ये चीज़ देखते हुए फिर से रिवोल्ट करने की सोची। और अगस्त 1792 में फिर से एक बार रिवोल्ट करते हैं वो लोग। और उसका रीज़न सबसे मेजर होता है फूड प्राइसेस और उसकी सप्लाईज, क्योंकि वॉर की वजह से फूड तो डिस्ट्रॉय होता ही है, डाइवर्ट होता है कि आर्मी के पास फूड भेजा जाता है, या फिर जब वॉर होती है तो काफ़ी क्रॉप्स वगैरह को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है एनिमी कंट्री की वजह से। तो जैसे ही ये एक रिवोल्ट होता है ये पीपल की तरफ से, तो इस रिवोल्ट में थोड़ा सा वेरिएशन लोगों ने ये किया, क्लब के लोगों ने, कि पहले इन्होंने रिपब्लिक फॉर्म को लोगों के पास पहुंचाया, रिप्रेजेंटेटिव्स फॉर्म को स्मॉल लोगों तक पहुंचाया, उसको उसकी वैल्यू दी। और जब वो रिवोल्ट करते हैं इस बारी, तो उन्होंने सबसे पहले तो जो किंग थे उस टाइम पे, मोनार्क थे लुइस 16, उनके गार्ड्स को मारा और किंग को एज अ हॉस्टेज अपने पास रख लिया। इसके बाद ये देखा गया कि जो असेंबली थी उन्होंने इस रिवोल्ट को ध्यान में रखते हुए, जो रॉयल फैमिली थी, क्योंकि ये भी चीज़ पता चल गई थी कि आफ्टर वॉर की रॉयल फैमिली ने एक सीक्रेट नेगोशिएशन में थी अगेंस्ट पर्शिया एंड ऑस्ट्रिया, तो उनको इम्प्रिजन किया गया और फ्रांस में दोबारा इलेक्शन हुए। और इस बारी इलेक्शन का जो वोटिंग का अधिकार था वो सभी मेन को मिला, वुमेन्स को अभी भी नहीं मिला। बट मेन में ये इम्प्रूवमेंट थी कि 21 से अबव लोगों को अधिकार मिला, और जो रिचर सेक्शन था उनसे सिर्फ उनकी रिप्रेजेंटेशन दी थी, अब वो सबकी रिप्रेजेंटेशन थी जब इस बारी इलेक्शन होते हैं। तो इट वॉज रिगार्डलेस ऑफ द वेल्थ। जो नई असेंबली बनती है उसको नाम दिया जाता है कन्वेंशन, और नई असेंबली दोबारा एक तरीके से नया कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर करती है, अपने लॉज को डिक्लेयर करती है और सितंबर 21, 1792 को मोनार्की को कम्प्लीटली एबॉलिश कर देती है और फ्रांस को एज अ रिपब्लिक घोषित करती है। और थोड़े टाइम के बाद जो लुइस 16 थे उनको भी
मार दिया जाता है और किंग की डेथ के थोड़े टाइम के बाद क्वीन को भी मार दिया जाता है। बट अब प्रॉब्लम आती है कि जो इलेक्टेड रिपब्लिक हेड बने फ्रांस के मैक्सिमिलियन रॉबेस्पी, जो उनका रूल होता है आफ्टर 1792 रिपब्लिकन तरीके से एज अ प्रेसिडेंट जब वो रूल करते हैं, तो उनकी जो पॉलिसीज़ होती है वो बहुत हार्श होती है और वो जितना भी पार अपने अंदर हो सकती है वो कंट्रोल की पॉलिसी पे चलते हैं कि जितना भी अपने लोगों को या अपने खिलाफ आवाज़ को कंट्रोल किया जाए उनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि लोगों की वेजेस को कंट्रोल करना, जो वहाँ के प्राइसेस होते थे, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइसेस, इन सब चीज़ों को कंट्रोल करना, जो वहाँ की फूड कमोडिटीज़ होती थी उनके प्राइसेस को कंट्रोल करने लग गए थे। इवन कि वहाँ पे जो चर्च वगैरह होते थे उनको भी शट डाउन कर दिया गया उनके थ्रू। जो पीजेंट्स होते थे उनको बोला गया कि एक फिक्स पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर ही आप सामान बेच सकते हैं, उससे ऊपर नहीं, और वो सामान भी बाहर नहीं बेचा जाएगा, गवर्नमेंट को बेच पाओगे आप। तो जो ये पॉलिसीज़ थी, इन सब को देखते हुए जो उनकी खुद की पार्टी के लोग थे उन्होंने भी उन मैक्सिमिलियन को रिक्वेस्ट करी कि आप अपनी पॉलिसी को इतना हार्श मत रखिए, उसको थोड़ा मॉडरेट करिए। बट ऐसा हुआ नहीं एंड फाइनली जो वहाँ के कोर्ट थे, जैसे कि सेपरेशन ऑफ पावर वहाँ पे थी, जुडिशरी वहाँ पे थी, उन्होंने जुलाई 1794 को उनको अरेस्ट करवाया, कन्विक्टेड माना गया वहाँ के जुडिशरी के द्वारा, और वेरी नेक्स्ट डे उनको मौत की सज़ा भी हो गई। वहाँ के लीडर को मौत की सज़ा होती है तो उसका इम्पैक्ट ये होता है कि एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बन जाती है कि कोई लीडर नहीं है, कोई उनको रूल नहीं कर पा रहा, कोई कंट्रोल नहीं है किसी का एकदम। तो ऐसी सिचुएशन को देखते हुए, उस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को देखते हुए नए लीडर उठने की कोशिश होती है। बहुत लोग उठते हैं पहले धीरे धीरे करके, बट एट द एंड जनरल केसेस में भी, आज की डेट में भी हम यही देखते हैं कि एक पर्टिकुलर पर्सन के पीछे एक मास पॉपुलेशन जाना शुरू कर देती है। तो ऐसे ही फ्रांस में भी होता है। और उस टाइम पे जो वहाँ के मिलिट्री जनरल होते थे, डेट वॉज नेपोलियन बोनापार्ट, वो राइज करते हैं और वो अपने आप को एज अ रूलर इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं फ्रांस के अंदर, और डिफरेंट तरीके से वहाँ पे अपनी पॉलिसीज़ को इस्टेब्लिश करने की कोशिश करके अपने रूल को स्ट्रेंथन करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे ही वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है, मैक्सिमिलियन को मौत के घाट उठाया जाता है, तो एक नए रूल की इस्टेब्लिशमेंट या राइज शुरू होता है, दैट रूल ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट। तो अभी इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम नेपोलियन का राइज देखेंगे और वहाँ पे वुमेन का क्या रोल था, उन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। दैट वुड बी द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। सो प्लीज़ टेल डू यू लाइक दिस वीडियो एंड डू शेयर योर फीडबैक। थैंक यू।